प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम गणित में वर्कशीट कर रहे हैं, मिशन कोशिश वर्कशीट। तो इसी क्रम में 8वें सप्ताह की वर्कशीट हमारे सम्मुख है, जिसको हमने समझना है। इसमें आज हम समीकरण के बारे में समझेंगे, व्यंजक और समीकरण। व्यंजक और समीकरण, इसके बारे में हमने समझना है। व्यंजक समीकरण, इसके बारे में हम आज समझेंगे। यहाँ देखिए है बच्चों, माचिस के तीलियों की सहायता से अंग्रेजी वर्णमाला Z 3 तीलियों से मिलकर बना है। देखिए, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली। एक Z बनाने के लिए, एक Z के लिए 3 तीलियां लग रही हैं। कितनी तीलियां लग रही हैं? 3 तीलियां। ठीक है। अब देखिए, अब 2 Z बनाएंगे तब कितनी लगेगी? भाई, 1 Z तो ये दिख रहा है तुम्हें, 1 Z और बना लेते हैं। देखिए, यहाँ कितनी तीली लग गई? 3 तीली। 1 Z और बनाएंगे, 4 तीली 3 3 6 और 3 9 तीली और लग गई। एक और Z बनाएंगे तो 3 तीली और लग जाएंगी, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब देखिए, तालिका पूरी यदि हम करना चाहें तो 1 Z में 3 तीली, 2 Z में 6 तीली, 3 Z में 3 और तीली, है ना, 9 तीली, है ना। 4 Z में आपकी कितनी तीलियां लग रही हैं? 4 तिया 12 तीली, है ना। 5 Z में 15 तीली, 6 Z में 6 तिया 18 तीली, 7 Z में 7 तिया 21 तीली, यानी 3 गुणी तीली लग रही हैं। तीलियां हो रही हैं 3 गुना। जब देखिए, 1 Z, 2 Z, 3 Z आदि बनाने के लिए 3 6 9 तीलियों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार आवश्यक तीलियों की संख्या बनाए गए Z की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना। आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 3 गुना Z की संख्या, 3 गुना Z की संख्या। अब हम Z की संख्या को यदि n मान लें तो हमारे पास तीलियों की संख्या हो जाएगी 3 गुना n। Z की संख्या को हम क्या मान लें? इतने को हम n मान लें तो हमारे पास जो तीलियों की संख्या हो जाएगी 3 गुना n, 3n। तो 1 Z बनाना है, मतलब n बराबर 1, यानी तीलियों की संख्या 3 गुना 1 बराबर 3। 2 Z बनाने हैं, यानी n बराबर 2, आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुना 2 बराबर 6, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो n 1 क्या हो गया? n क्या हो गया? n का मान कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है ना। अगर 12 Z बनाए तो n का मान 12 हो जाता है। 100 Z बनाने हैं तो n का मान 100 हो जाता है। 50 Z बनाने हैं तो n का मान 50 हो जाता है। मतलब n का मान क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। तो n को हम क्या कहेंगे? चर। n को हम क्या कहेंगे? चर। ठीक है ना। n को हम क्या कहेंगे? चर, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है ना। ये 3 तो फिक्स है, 3 तो फिक्स है ना। 3 तो हो गया अचर, लेकिन n जो है इसका मान फिक्स नहीं है। इसका मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जितने Z बनाने हैं उतना ही होगा। n का मान 2 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। जितने Z बनाने हैं उतना ही n का मान होगा, यानी n का मान फिक्स नहीं है। तो n क्या होता है? चर। जिसका मान फिक्स नहीं होता उसे हम कहते हैं चर। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है ना, चर। ठीक है ना। ये केवल आपके करने के लिए था। आप चाहे Z बनाकर देखिए, इसको आप लिखेंगे नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से एक और देख सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, गतिविधि कि वर्णमाला के 5 अक्षरों से आप क्या कर सकते हैं?
5 अक्षरों और आकारों को बनाने का प्रयास कीजिए। किसकी सहायता से? तीलियों की सहायता से, है ना। तीलियों की सहायता से और भी आकार बनाने का प्रयास कीजिए आप। जैसे ये है 2 3 4 5, क्या बना? ई बन गया। ई जो बनाएंगे, यहाँ देखिए ई में कितनी तीलियाँ हैं? 5 तीलियाँ लग रही हैं, 5 तीली, ठीक है ना। अब 2 ई बनाएंगे, यानी ई पहले एक बनाया, कैसे कैसे लगेंगे? 5 तीली ये हो गई 10 तीली, है ना। यानी यदि हम 3 ई बनाएंगे, 3 ई बनाना है तो 3 गुणा कितनी तीली हो जाएंगी? 5 तीली, है ना। एक ई में जितनी तीली लगती है 15 तीली लग जाएंगी, ठीक है ना। 4 ई बनाएंगे, 4 ई बनाएंगे तो हमारी 4 गुणा 5 तीली, है ना। तो यहाँ पे तीलियों की संख्या जो है, जो एक ई में तीलियों की संख्या है वो हमारी 5 है। मतलब जितने भी ई हमने बनाने हैं, हमने अगर 4 ई बनाने हैं तो तीलियाँ लगेंगी 4 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है। यदि हम ई की संख्या को n मान लें, जैसे हमने z की संख्या को n माना था, तो हमारी तीलियों की संख्या हो जाएगी 5 गुणा n या 5 गुणा x मान लें यदि हम, ठीक है ना। यदि हम x मान लें ई की संख्या को क्या मान लें? x मान लें, तो हमारा जो तीलियों की संख्या हो जाएगी जितने ई होंगे, ठीक है ना। अगर हमारे 4 ई हैं तो या 5 ई हैं तो आपकी तीलियों की संख्या हो जाएगी 5 गुणा x, 5 गुणा x यानी 5 गुणा 5, ठीक है ना। 5 ई हैं और 6 ई हो जाएंगे तो 5 गुणा x यानी कि 5 गुणा 6, यानी x का मान यहाँ पर बदलता जाता है, यानी x क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। आप केवल क्या कीजिए, 5 अक्षरों से जो बनते हैं उनको बनाने का प्रयास कीजिए और तीलियों की संख्या देखिए। अच्छा, यह आपने करके देखना है घर में। इसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल है। यह है विवेक, चक्राता ब्लॉक के एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 7 में पढ़ता है। वह क्या करता है? अपने पिताजी के साथ एक गाड़ी बुक करके देहरादून जा रहा है। गाड़ी वाले ने कहा 200 रुपये फिक्स हैं, 200 रुपये तो फिक्स हैं गाड़ी में बैठने के। इसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर 10 रुपये किराया देना होगा, हर एक किलोमीटर का 10 रुपये। यदि वह 50 किलोमीटर दूर जाता है, 50 किलोमीटर दूर कालसी, 70 किलोमीटर दूर विकासनगर और 120 किलोमीटर दूर देहरादून जाता है, तो विवेक को इन जगह जाने में गाड़ी को कितना कितना किराया देना होगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि 200 रुपये जो है वो तो फिक्स है। दूसरा 10 रुपये किराया की गणना के आधार पर देना है। गाड़ी का किराया हो जाएगा 200 रुपये प्लस दूरी किलोमीटर में गुणा 10, है ना। जैसे मान लिया जाए उसे जाना है कालसी जाना है तो 200 रुपये तो अलग रख लीजिए, और 50 किलोमीटर दूर है तो 50 गुणा 10, 50 में 10 की गुणा करेंगे आपका 500 हो जाएगा, और 200 जुड़ गए साथ में, 200 और 500 हो गए 700 रुपये, यानी 200 रुपये आपका फिक्स है। अब विकासनगर जाने के लिए किराया, विकासनगर की दूरी 70 किलोमीटर है तो 200 धन 200 फिक्स है, प्लस 70 किलोमीटर है गुणा 10, 70 किलोमीटर का 10 रुपये के हिसाब से लगेगा, 700 रुपये बन गया। 200 रुपये फिक्स है, हो गया आपका 200 और 700 हो गया आपका 900 रुपये। इतना किराया विकासनगर का हो जाएगा। ऐसे देहरादून का किराया यहाँ भी देखिए 200 रुपये फिक्स है, और जो आपका किलोमीटर हो गया 120, 120 में 10 का गुणा 1200 और 200 1400 रुपये हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ देखिए एक संख्या हमारी फिक्स चल रही है 200, लेकिन जो हमारा ये किलोमीटर है वो बदलते जा रहे हैं, इसलिए किलोमीटर 70 किलोमीटर
पहले 50 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर, फिर 120 किलोमीटर, है ना। इसके बाद अगर 200 किलोमीटर दूरी गाड़ी जानी है तो 200 रुपये तो फिक्स है, फिर 200 में 10 की गुणा होगी, हो गया आपका 2200 रुपये, ठीक है ना। यदि विवेक वाई किलोमीटर जाना चाहता है, मान लिया जाए हमें नहीं पता कितना किलोमीटर, वाई किलोमीटर जाना चाहता है तो 200 रुपये तो फिक्स है, तो वाई किलोमीटर गुणा 10 रुपये और एक्स्ट्रा पड़ेगा, यानी 200 धन 10 वाई, ठीक है ना। अब ये जो वाई किलोमीटर है, दूरी है, वो कैसी है, चर है, वो बदलती जा रही है, दूरी फिक्स नहीं है। 200 तो फिक्स है लेकिन दूरी फिक्स नहीं है, इससे हमने वाई रूप लिया है, वाई माना है उसको हमने। हम उनको एक्स भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, कोई भी अक्षर मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ये फिक्स नहीं है, 200 रुपये तो फिक्स है, और बाकी जो हमारा वाई है या जेड है, जो भी हम मान रहे हैं उसको, ये दूरी हमारी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, चर है। दूरी क्या है, चर है। 200 रुपये अचर है, अचर यानी कांस्टेंट फिक्स है, और चर वाई जो है चर है, वेरिएबल, बदलती जा रही है, ठीक है ना। तो चर अचर आप समझ रहे होंगे, जो फिक्स होता है वो होता है अचर, और जो बदलता रहता है, जैसे किलोमीटर दूरी बदलती जा रही है, वो आपकी है चर राशि, ठीक है ना। इसी को आपने आप समझना है, ठीक है ना। चर और अचर राशियों के संयोजन से हमें क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे 3x + 5 में चर राशि x है, और इस राशि को 3 से गुणा करके 3x राशि बनती है, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसको आपने समझना है, इसके बाद अब करने की बारी है, ठीक है। अब आपको नोट भी करना है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक होता क्या है, बीजीय मतलब बीज का मतलब होता है चर से, बीज मतलब चर, बीज मतलब चर, है ना। चर व अचर राशियों के संयोजन से बीजीय व्यंजक बनते हैं। चर कौन से होते हैं, जो आपके चलते बदलते रहते हैं। अचर कौन से होते हैं, जो आपके फिक्स हैं, ठीक है ना। चर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, चाहे हम ए बी सी डी और एक्स वाई जेड जो भी हम मानना चाहें वो हम चर को मानते हैं, ये सब चर होते हैं। और अचर हमारी जो है, जो भी राशियां हमारी हैं, जैसे कि हम गिनती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिक्स है। जैसे जहाँ 1 होगा उसका मान 1 ही होगा, 5 होगा उसका मान 5 ही होगा, है ना। 100 होगा उसका मान 100 ही होगा, 85 होगा तो उसका मान 85 ही होगा, उसे बोलते हैं अचर, ठीक है ना। तो इनसे जो अंग्रेजी की वर्णमाला है हमारी ABCD है, उससे हम चर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चर व अचर राशियों के बीच के संयोजन से, संयोजन मतलब कि चाहे प्लस में लिख दीजिए, चाहे माइनस में, चाहे गुणा में, चाहे भाग में, 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं हमारे पास संक्रियाएँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई यानी गुणा, और भाग यानी डिवाइड। किसी भी रूप में उनको अगर हम चर व अचर को मिलाते हैं तो हमारी क्या बनती हैं, एक बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे चर x है, अचर 3 है और 5 है, इसके संयोग से देखिए 3 को x से गुणा किया, 3x + 5 हमारा बन गया बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। अब कैसे बना देखिए। अब हमारे पास एक प्रश्न है, इस पर आधारित हम बनाना सीखेंगे। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में चर राशियों और अचर राशियों पर अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए, संक्रियाएं होती हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसे हमने यहाँ पहला हमारा बीजीय व्यंजक है, 5 को x में जोड़ना, 5 अचर है, x आपका चर है, 5 को x में जोड़ना, यानी x में 5 को जोड़ा, x + 5, ये हमारा बीजीय व्यंजक बन गया।
अगला है x के 5 गुने में 7 जोड़ना। x के 5 गुना, देखिए इतना गुना मतलब गुणा, x का 5 गुना यानी x गुणा 5। ओके, फिर 7 जोड़ना प्लस 7, इस प्रकार से। अब देखिए इसको हम x गुणा 5 को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, x गुणा 5 को लिखेंगे 5x और प्लस 7 अलग। देखिए ये बन गया, ये हमारा बीजीय व्यंजक बन गया इसका। x के 5 गुने में 7 जोड़ने पर x का 5 गुना ये हो गया 5x और 7 जोड़ना है प्लस 7, ये हो गया। अब देखिए इसमें लिखा y में 5 जोड़ने पर, y में 5 कैसे जोड़ेंगे भाई, y प्लस 5। अभी जुड़ेगा नहीं क्योंकि एक चर है और एक अचर है, ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा सेम, यही आपका व्यंजक कहलाएगा y प्लस 5। यहीं तक छोड़ देना है आपने, ठीक है। अब ऐसा यहाँ 5y मत करना, क्योंकि जब गुणा में होता है तभी वैसा होता है। जैसे हमने x में 5 का गुणा किया, x गुणा 5 था, उसको हमने x गुणा 5 था, उसको हमने सीधे 5x कर दिया था, है ना। तो ये नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, गुणा नहीं है, गुणा में ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब z में से 12 घटाने पर, z में से 12 घटाएंगे तो यहाँ घटाने की चिन्ह लगा देंगे, ऋण 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए m का ऋण 9 गुणा, 9 से गुणा, m का ऋण 9 से गुणा, m गुणा ऋण 9, ये भी हो सकता है, m गुणा ऋण 9। अब 9 का 9 माइनस का है तो हम क्या कर देंगे, ऋण 9 गुणा में ऐसा हो सकता है ना, गुणा में, क्योंकि 9 और m हमने एक साथ लिख दिया ना, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में गुणा छिप जाता है। गुणा क्या होता है, छिप जाता है, वो छिप गया है गुणा, ठीक है ना। और ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, गुणा को छिपा करके। आगे देखिए इसके बाद है z में 10 से गुणा और फिर गुणनफल में 7 जोड़ने पर, z में किया 10 से गुणा और जो गुणा करके आया उसमें 7 जोड़ने पर। अब इस बात को ध्यान रहे कि 7 10 के साथ नहीं जुड़ेगा, ऐसा मत कर देना कि 10 और 7 17। आपने क्या करना है, z में 10 का गुणा, इसको अलग ले लीजिए, एक घर इसका अलग बना लीजिए, है ना, और 7 अलग है। z में 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10z। क्या बोला हमने, गुणा छिप जाता है, गुणा छिप गया z और 10 के बीच में, यहाँ बीच में गुणा है और छिप गया, और हमने लिख दिया 10z प्लस 7। अभी ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये 10z है और ये 7 है, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से a को 10 से गुणा, a को 10 से गुणा करना है तो ये व्यंजक क्या बनेगा, देखिए a गुणा 10, ठीक है ना, a गुणा 10। अब इसको क्या करेंगे आप, आपको पता ही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि 10 यहाँ गुणा छिप जाता है तो इसीलिए 10a। ओके, अब इसके बाद दिखा कि x को 3 से गुणा, फिर गुणनफल में 5 से 5 घटाने पर, x को 3 से गुणा किया, x गुणा 3, फिर गुणनफल में से, ये गुणनफल हो गया, ये सब गुणनफल हो गया, इसका अलग घर बना लीजिए, इसमें से 5 घटाने पर तो क्या हो जाएगा, ये x गुणा 3 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा का चिन्ह छिपा सकते हैं, लिख सकते हैं 3x और ऋण 5, 3x ऋण 5, ठीक है ना। अब है y को 8 से भाग देना। अब यहाँ भाग का पहली बार आया है, देखिए y को 8 से भाग, y को 8 से भाग, भाग का चिन्ह लगा दिया। भाग को भी हम छिपा सकते हैं, कैसे भाग को हम क्या लिखते हैं, y बटा 8, y के बटे 8, y अपॉन 8, y अपॉन 8, y बटा 8, इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं हम, ठीक है ना। ये व्यंजक हमारा हो गया, ये व्यंजक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है y का ऋण 8 से गुणा, तो परिणाम में 5 जोड़ने पर y का ऋण 8 से गुणा, y गुणा, जैसा बोला जाए वैसे ही करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, y गुणा ऋण 8,
इसका हमने एक अलग घर बना दिया और फिर 5 जोड़ने पर +5 हमने जोड़ दिया। y गुणा ऋण 8 हमारा क्या हो गया। अब देखिए ये गुणा हम छिपा सकते हैं, तो ऋण 8y हो जाएगा, ऋण 8y + 5। ये हमारा आपका जो है क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, तो ये आपके बीजीय व्यंजक थे, इन्हें आप समझ गए होंगे। सब बीजीय व्यंजक बनाने हैं, इसमें हमने आपको सारे बना के बताए हैं कि कैसे बनते हैं। जैसा लिखा है वैसे ही करना है। देखिए इसमें कुछ और भी है। y के 5 गुने में 3 जोड़ने पर y का 5 गुना है, y में 5 का गुणा किया, दो संक्रियाएँ हो रही ना, गुणा भी हो रही जोड़ भी हो रहा है, तो इसको हमने एक घर बना दिया और 3 जोड़ा अलग से। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, 5 था इसमें, y का 5 गुणा 3 जोड़ा अलग से। ठीक है ना, y का 5 गुना, y का 5 गुना क्या हो जाएगा, गुणा तो छिप जाता है तो हो जाएगा 5y। ठीक है ना, +3। ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। ऐसे ही 4 से चर y का आधा घटाने पर, देखिए थोड़ा सा अलग हो गया है ना। 4 से क्या घटाने पर, 4 से 4 पहले आएगा, घटाने पर y का आधा। y का आधा क्या होता है, y का आधा, और आधा कौन सा होता है भाई, आधा किसको बोलते हैं, y का आधा, है ना। इसको हम क्या करेंगे, 4 ऋण, का की जगह गुणा लगता है आपको पता ही है, तो y गुणा आधा, आधा के लिए 1/2 होता है ना। तो इस प्रकार का कुछ बनेगा। देखिए अब y गुणा 1/2, y की भाई ऊपर तो गुणा हो सकती है, y कम y, y कम y, y की एक बार, तो y और बटा 2 रह जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 4 ऋण y/2, 4 ऋण y/2। ये हमारा व्यंजक होगा। y का आधा y/2 होता है ना, y का तिहाई y/3 होता है, y का चौथाई y/4 होता है। ठीक है ना, ऐसे ही x का आधा x/2 होता है, x का तिहाई x/3 होता है, x का चौथाई x/4 होता है, इसी प्रकार से। ठीक है ना, जो भी चर आप लें, यहाँ पर चर y है, ठीक है, चर आप बदल दें तो उसी प्रकार से आप उसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने व्यंजक बनाना कुछ सीखा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते रहेंगे। अब आगे देखिए, आगे है व्यंजक के पद। पद क्या होता है, जैसे हमने एक व्यंजक बनाया था 5x + 7, इसमें चर क्या है, इसमें क्या क्या है, देखिए चर x है, x के प्रयोग से बना है, जिसमें चर x को पहले 5 से गुणा करके फिर 7 जोड़ा गया है ना। x को 5 से, देखिए 5 और x के बीच में जो चिन्ह है 5 और x है ना, ये होता है, क्योंकि छिपा हुआ गुणा इसके अंदर होता है। यहाँ पर x में 5 का गुणा किया गया है और फिर 7 जोड़ा गया है ना, इसको प्राप्त करके ये बनाया गया है। तो यहाँ जो है 5x, यहाँ पर 5x और 7, ये व्यंजक के पद हैं। 5x एक पद है और 7 एक पद है। गुणा और भाग से कोई पद नहीं बदलता है, लेकिन प्लस के चिन्ह से पद दूसरा बन जाता है। फिर प्लस का चिन्ह यदि बीच में लग गया तो पद, एक पद अलग हो जाता है, दूसरा पद अलग हो जाता है। माइनस का चिन्ह लग गया तभी पद अलग अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह एक आ गया बीच में, तो प्लस के जो दोनों ओर लिखे हैं वो अलग अलग पद हैं। जैसे 5x बाईं तरफ लिखा है तो ये अलग पद है, और 7 दाईं तरफ लिखा है, ये अलग पद है। यहाँ 5x को चर पद कहते हैं, क्योंकि इसके साथ चर भी है, ये चर पद है, और जो 7 है इसके साथ चर नहीं है, तो ये अचर पद है। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे 5x + 3, 5y + 3 होगा, तो 5y एक अलग पद होगा और 3 अलग पद होगा। इसमें 5y चर पद है और 3 क्या है, अचर पद है।
इसी प्रकार देखिए, इस प्रकार का व्यंजक आकार इस प्रकार का है, 4x² माइनस 3xy। इसमें दो पद हैं, बीच में ऋण चिन्ह लगा है, तो दो पद ऋण के दाईं ओर अलग पद हो गया, बाईं ओर अलग पद हो गया, तो 4x² एक पद हो गया, 4x की घात 2 और ऋण 3xy दूसरा पद हो गया। ठीक है ना। तो इसको ऊपर जो घात 2 लग जाती है इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ देखिए, यदि चर का हम ये चर के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखिए 4 गुणा x² लिखा। ऐसे यहाँ 3 ऋण 3xy है, इनके बीच में भी गुणा के चिन्ह छिपे हैं, ऋण 3 गुणा x गुणा y। यहाँ पर देखिए 4x² में 4 क्या है, गुणनखंड किए हमने 4 गुणा x² है ना। 4 क्या है, संख्यात्मक गुणनखंड है, नंबर है। और x² क्या है, बीजीय गुणनखंड है। x² क्या है, चर वाला है, चर वाला गुणनखंड है। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ ऋण 3xy में ऋण 3 क्या है, संख्यात्मक गुणनखंड है, संख्यात्मक, इसे हम गुणांक कहते हैं, गुणा में अंक, गुणांक। ठीक है ना। अगर हम कहेंगे कि xy का गुणांक है ऋण 3, हम कहेंगे x² का गुणांक वो है 4। ठीक, हम क्या कहेंगे, x² का गुणांक क्या है, 4 है, और xy का गुणांक क्या है, ऋण 3 है। ठीक। अब इसी को समझिए एक सारणी के द्वारा। यहाँ सारणी हमने बनाई है, देखिए यहाँ व्यंजक है, देखिए 6x² + 3। यहाँ पर चर वाला पद कौन सा है, 6x²। यहाँ देखिए पद जो अचर नहीं है, यानी चर वाला, अचर तो 3 है, इसको नहीं लिखना है। जो अचर है उसको नहीं लिखना है, जो चर है उसी को लिखना है। जैसे 6x² है, 6x² में देखिए x² जो है ये तो हो गया हमारा चर वाला गुणनखंड, और जो 6 है ये हो गया संख्यात्मक गुणनखंड। संख्यात्मक गुणनखंड को हम बोलते हैं गुणांक। यहाँ भी देखिए 4p² ऋण 3p² धन 5। अब 5 तो हो गया अचर, इसको नहीं लिखना है, लिखना है 4p², ये लिखा, ऋण 3p² ये लिखा। यहाँ देखिए गुणांक, गुणा में अंक क्या क्या है, 4 है और ऋण 3 है, तो 4 और ऋण 3 लिख दिया। देखिए 13 ऋण y² है हमारा अगला व्यंजक, 13 ऋण y²। ठीक है। अब यहाँ देखिए 13 तो हो गया अचर, एक संख्या हो गई, अचर पद हो गया, इसको नहीं लिखना है। जो चर पद है वो लिखना है ऋण y²। यहाँ पर आपको गुणांक, गुणा में अंक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऋण 1 होता है, ऐसे माना जाता है इसको। गुणा में जब आपको अंक नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर एक गुणांक होता है, तो यहाँ पर गुणांक हो गया ऋण 1, क्योंकि ऋण चिन्ह भी है साथ में, है ना। अब आगे देखिए, अब इसके बाद है x + 17 ऋण 4y²। ये हमारा एक व्यंजक है। यहाँ पर देखिए 17 तो आपका 17 3 पद है, यहाँ पर एक x है, एक 17 है, एक ऋण 4y² है, 3 पद हैं, जिनमें से 17 जो है अचर पद है, उसको नहीं लिखना है। हमने लिखना है एक पद है x, एक पद है ऋण 4y²। 3 पद हैं यहाँ पर, 2 पद लिखने हैं, तो x एक पद है, ऋण 4y² दूसरा पद है। अब x का गुणांक देखिए, x क्योंकि हमने बताया इसमें गुणा में अंक नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर आपका गुणांक हो जाएगा 1। ऋण 4y² में 4 ऋण 4 है, तो ऋण 4 आपका गुणांक हो गया। ओके। अब देखिए यहाँ है 4x ऋण 3y। अगला व्यंजक देखिए 4x ऋण 3y। तो यहाँ पर कोई भी अचर नहीं है, दो पद हैं, एक 4x है, एक 3y है, दोनों में चर है, तो 4x और 3y। ठीक है, 4x और ऋण 3y। 4x में गुणांक देखिए 4 दिख रहा है, यहाँ पे अंक दिख रहा है, यहाँ पे 4, और यहाँ पर अंक क्या दिख रहा है, ऋण 3। ओके, ये आपके गुणांक हो गए। इसी प्रकार देखिए व्यंजक 7x² ऋण 5xy में, इसमें देखिए 7x² व ऋण 5y में 2 पद हैं,
दो पद आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ऋण चिन्ह लग गया। ऋण के बाईं ओर लेफ्ट साइड में एक पद है, राइट साइड में दूसरा पद है, ठीक है ना। एक और चिन्ह आ जाता प्लस या माइनस का, तो एक और पद बन जाता, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए गुणांक क्या है, 7 है। एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 7 है। एक्स स्क्वायर वाई है दूसरा बीजीय गुणनखंड, एक्स स्क्वायर वाई बीजीय गुणनखंड है, और 7 क्या है, संख्यात्मक गुणांक है। इसके बाद देखिए ऋण 5 एक्स वाई में एक्स वाई बीजीय गुणनखंड है, और ऋण 5 क्या है, गुणांक है। देखिए यहाँ भी आपको एक सारणी बनानी है, यहाँ चेक करना है कि एक जैसे कहीं तो नहीं है। देखिए अब 7x प्लस 12y, एक व्यंजक है हमारे पास, दो पद हैं इसमें, 7x और 12y, 7x और 12y। 7x को लिख सकते हैं 7 गुणा x, 7 और x, इसमें दो गुणनखंड हैं इसके। 12y के 12 और y दो गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बीजीय गुणनखंड जो है x है, यहाँ पर y है, ठीक है ना। बीजीय गुणनखंड क्या है, x है और y है। इसको देखेंगे केवल, जो बीजीय गुणनखंड है यहाँ x है, ये y है, दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो इसलिए ये जो दो पद हैं, ये दोनों पद कैसे पद हैं, भिन्न भिन्न आपके गुणनखंड आ गए। तो ये दोनों पद क्या हैं, असमान पद हैं। यदि ये x होता, ये भी x होता, तो ये समान पद हो जाते। यदि ये y है तो ये भी y होता, तो ये भी समान पद हो जाते। लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। बीजीय गुणनखंड दिख रहे हैं ना आपको, ये तो गुणांक है 7 और 12, इसको नहीं देखना है। बीजीय गुणनखंड है x और y, ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब ये पद आपके असमान पद हैं, दोनों के दोनों पद कैसे हैं, असमान पद हैं, ये समान पद नहीं है। इनको आप जोड़ भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, ठीक है ना। जोड़ घटाना इनके साथ नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर है y धन 3y ऋण 4y, ये आपका एक व्यंजक हमने इस प्रकार का दिया है। इसमें देखिए, इसमें आपके पद हैं y है, दूसरा पद 3y लिखा है, तीसरा पद ऋण 4y लिखा है, अलग अलग पद लिखे हैं हमने। अब इसके गुणनखंड क्या लिखे, देखिए y के साथ तो कोई गुणांक दिख नहीं रहा है, तो एक हम लिखते हैं, 1 और y। 3y के साथ 3 और y, इसके गुणनखंड हो गए। ऋण 4y के साथ ऋण 4 और y, इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए, क्योंकि ये 1, 3 और 4 हैं, ये तो संख्यात्मक गुणनखंड है, इनको हमने नहीं देखना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक आभासी लाइन खींच दी, ताकि आपने नहीं खींचनी है लाइन, इनको देखना नहीं है, इसलिए खींची गई है। इसके बाद देखिए, इसके बीजीय जो गुणनखंड है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो इस सब के सब तीनों के तीनों समान हैं, तीनों जगह समान है। तो ये तीनों पद हैं आपके समान पद, क्योंकि इनके बीजीय जो गुणनखंड हैं y हैं, यानी समान है, ठीक है ना, इसलिए समान पद हो गए। अब आगे देखिए, अगला देखिए आपका व्यंजक है x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऋण 3y एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें देखिए एक पद हो गया ये इतना, यहाँ माइनस चिन्ह आ गया, दूसरा पद हो गया, इसके बाद फिर प्लस चिन्ह आ गया, तीसरा, या 3 पद आपके पास हैं, और ठीक है ना, 3 पद है, और एक पद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा पद है ऋण 3y एक्स स्क्वायर, और इसके बाद है 5x वाई स्क्वायर। 3 पद हैं आपके पास। इसके गुणनखंड देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, अंक नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको 1 ले लीजिए, 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा है ऋण 3y एक्स स्क्वायर, उसके बाद है 5 गुणांक है यहाँ पर 5 और एक्स वाई स्क्वायर, ये अलग अलग आपके गुणनखंड हो गए। इतने आपके बीजीय गुणनखंड हो गए, और ये संख्यात्मक हो गए। आपको बीजीय गुणनखंड ही देखने हैं। बीजीय गुणनखंड देखिए, पहला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा है वाई एक्स की घात 2, एक्स स्क्वायर का मतलब घात 2, पहला है एक्स की घात 2 वाई की घात 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं। दूसरा है वाई एक्स स्क्वायर, तीसरा है एक्स वाई स्क्वायर। देखिए पहले वाले में तो दोनों के ऊपर घात 2 लगा है, दूसरे वाले में केवल x के ऊपर घात 2 लगा है, तीसरे वाले में y के ऊपर घात 2 लगा है, यानी तीनों एक जैसे नहीं हैं। x y तो सब में है,
लेकिन घात 2 की वजह से घात 2 की स्थिति देखिए, पहले में दोनों के ऊपर है, दूसरे में x के ऊपर है, तीसरे में y के ऊपर है, यानी ये समान नहीं है, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये आपके भिन्न भिन्न लिखेंगे यहाँ पर, भिन्न भिन्न भिन्न, और यहाँ असमान पद लिखेंगे, समान पद लिखेंगे असमान पद। क्या लिखेंगे? असमान पद, ठीक है ना। ये पद कैसे हैं? असमान हैं, क्योंकि उनके बीजीय जो गुणनखंड हैं वो एक जैसे नहीं हैं। आगे देखिए, आपके पास एक और है, यह है ऋण 6 पी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और दूसरा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर पद है ऋण 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और दूसरा पद है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। दो पद हैं यहाँ पर जो ऋण 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में ऋण 6 जो है ये गुणांक है, और जो बीजीय जो गुणनखंड है वो आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना। दूसरे वाले में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणांक अंक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 होता है, 1 यहाँ पर गुणांक है, और आपका जो बीजीय गुणनखंड है वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। देखिए, यहाँ पर बीजीय गुणनखंड जो है, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी पी की घात 2 क्यू की घात 2 है, और यहाँ भी पी की घात 2 क्यू की घात 2 है। दोनों जगह सेम है, ठीक है ना। बीजीय गुणनखंड सेम है, यानी समान है, यहाँ पर लिखेंगे समान। और इसके बाद अगले इसमें पद कैसा है, क्योंकि बीजीय गुणनखंड समान है तो पद भी समान पद है। केवल इस बात का ध्यान रखना है, बीजीय गुणनखंड बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। यदि बिल्कुल एक जैसे हैं तो वो समान पद हैं, और अलग अलग हैं, थोड़ा सा भी फर्क है तो वो असमान पद है। अब देखिए, हमारे पास एक और व्यंजक है, यह है 2x की घात 2y ऋण 15xy की घात 2, और फिर है धन 7y की घात 2। यहाँ भी हम यहाँ पर क्या भरेंगे, इसके 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, एक चिन्ह ऋण का आ गया बीच में, एक धन का आ गया, तो इससे हमारे 3 पद बन जाते हैं, 1 पद और 2 पद और 3 पद, ठीक है ना। एक पद क्या है, 2x²y, उसके बाद जो पद है ऋण 15xy², उसके बाद है 7y², ये हमारे पास पद हैं। 2x² में आपके पास 2 तो है संख्यात्मक गुणनखंड, और x² है आपका बीजीय गुणनखंड। यहाँ पर ऋण 15 है आपका संख्यात्मक गुणनखंड, और xy² है हमारा xy की घात 2 बीजीय गुणनखंड। यहाँ पर 7 है हमारा संख्यात्मक गुणनखंड, और y की घात 2 आपका बीजीय गुणनखंड। अब यहाँ बीजीय गुणनखंड देखिए, x की घात 2y, xy की घात 2, और लास्ट में केवल y की घात 2। यहाँ बिल्कुल एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। यहाँ x की घात 2 है, फिर y है, जहाँ दूसरे वाले में y की घात 2 है ना, तीसरे वाले में y की घात 2 है और x नहीं है ना। तीनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, तीनों अलग अलग हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, भिन्न 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 भिन्न, यानी अलग अलग। और ये पद कैसा हो गया, समान पद होगा कि असमान पद हो गया, आपको पता ही होगा, ये असमान पद है। आपको आगे लिखना है असमान पद, ये आप लिख लेंगे, ठीक है, ओके। इतना आप समझ गए हैं। इसके बाद देखिए, अब है समीकरण। समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है, एक समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, पक्ष यानी 2 साइड, 2 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। बीच में एक चिन्ह लगा होता है समता, समता बराबर को बोलते हैं, बराबर का चिन्ह लगाता है, बराबर यानी इक्वल का चिन्ह लगता है, और बराबर के एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। 2 साइड होती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट हैंड की साइड होती है,
एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, राइट वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक व्यंजक था 2x, अभी हमने व्यंजक पढ़ा इससे पहले। यदि हम 2x के बराबर बराबर हम 10 को ले लें और बीच में चिन्ह लगा दें बराबर का, तो ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। इसमें दो पक्ष होते हैं, बराबर के बाईं ओर का पक्ष बायां पक्ष और दाईं ओर का पक्ष दायां पक्ष। ठीक है ना? 2x बायां पक्ष है और 10 है दायां पक्ष। 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। जो बायां पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड और दाएं पक्ष को हम राइट हैंड साइड ये भी बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार देखिए हमारा एक व्यंजक था 5x प्लस 7 एक व्यंजक था। हमने इसके बराबर मान लिया कि 14 होता है ना? तो ये हमारा बन गया 5x प्लस 7 बराबर 14। ये हमारा क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब बायां पक्ष 5x प्लस 7y, ये बराबर के बाईं तरफ जितना भी है ये सारा कहलाएगा बायां पक्ष, और दायां पक्ष है 14। कि बायां पक्ष हो गया 5x प्लस 7 और दायां पक्ष हो गया 14। ठीक है, ये हमारा आपके समीकरण और उसके दो पक्ष हो गए। अच्छा, एक समीकरण चर के लिए केवल एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होती है। ठीक है ना? चर हमारे पास देखिए यहाँ पर x है, कहीं y भी हो सकता है, l भी हो सकता है, p भी हो सकता है, r भी हो सकता है, जो आप लिखना चाहें वो आप। हमने बताया आपको चर, आप अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, उनसे हम प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं उनमें से। ठीक है ना? देखिए हमारे पास एक सारणी है, इसको पूरा करना है, सोच समझ करके करना है। देखिए ये समीकरण है हमारा। यहाँ चर का मान हमने कुछ लिया और इस चर के मान से ये संतुष्ट होती है कि नहीं होती है, हाँ या ना लिखना है। देखिए यहाँ लिखा है x प्लस 6 बराबर 10, x प्लस 6 बराबर 10, यानी x में 6 जोड़ने पर 10 मिलता है। x में 6 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। ठीक है ना? अब हमने x को ले लिया 5, अब हम क्या बोलेंगे? 5 में 6 जोड़ने पर 10 मिलता है। क्या ये बात सही है? 5 में 6 जोड़ने पर 10 मिलता है। जोड़ के देखिए, 5 x की जगह 5 लिखा और 6 जोड़ा हमने, 5 और 6 तो 11 होते हैं, लेकिन ये बोला 10 होता है। तो ये अगर ये 10 होता बिल्कुल, तो तब ये संतुष्ट होता अथवा नहीं। यहाँ पर इसलिए हमने लिख दिया नहीं। ठीक है ना? इसी प्रकार समझना है आपको। देखिए अब उसने बोला यदि x प्लस 6, दूसरा व्यंजक x प्लस 6 बराबर 10, यही व्यंजक है, और चर का मान हमने कर दिया 4। अब देखिए x की जगह पर 4 जोड़ना है, ये आपने रफ में करना है। रफ में ऐसे करना है आपने, आपके पास x बराबर 4 है तो x प्लस 6 बराबर 10, यानी 4 प्लस 6 बराबर 10, और 6 और 4 भी हो गया 10, बराबर भी हो गया 10। इसका मतलब ये संतुष्ट हो रहा है, दोनों तरफ बराबर आ गए। ठीक है ना? ये संतुष्ट होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हाँ। अगला व्यंजक है t ऋण 3 बराबर 7। यहाँ देखिए t के स्थान पर आप बोला इन्होंने 10 लीजिए, तो 10 देखिए t के स्थान पर यहाँ आप क्या लिखेंगे? रफ में करना है। t बराबर 10 और t ऋण 3 बराबर लिखा है यहाँ पर 7, तो 10 लिख दीजिए t के स्थान पर, 10 में से 3 घटाए 7, और यहाँ पर 7 बराबर 7। देखिए दोनों जगह 7 आ गया, इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे हाँ। इसके बाद t के स्थान पर t ऋण 3 बराबर 7 है, t के स्थान पर 5 लिखेंगे। तो 5 लिख के देखिए, 5 लिखेंगे, 5 में से 5 ऋण 3, 5 ऋण में से 3 घटेगा, तो 5 में से 3 घटा के तो 2 आता है, 7 नहीं आता है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है ना? अब देखिए 3n बराबर 21। ठीक है ना? 3n बराबर 21 रफ कार्य है।
ठीक है ना। और n बराबर है 9, n बराबर क्या है 9, 3n, 3 है और n के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हमने बताया आपको यहाँ क्या चिन्ह छिपा होता है, गुणा का चिन्ह छिपा होता है। 3 गुणा n इसका मतलब होगा, और ये n है 9, तो 3 गुणा 9, 3 गुणा 9 बोल रहा है, ये होता है 21, लेकिन 3 गुणा 9 तो क्या होता है 27 होता है, और ये 21 कह रहा है इसके बराबर, बिल्कुल नहीं होगा। 3 गुणा 9 होता है 27, तो 3 नमा 27, और ये 21 बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर अब कार्य आप करेंगे और यहाँ लिख देंगे नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें 7 लिया गया है, 3n है ना, 3n बराबर 21 है, n बराबर लिया गया है 7, यानी 3 गुणा n बराबर 21, यानी 3 गुणा 7 21, 7 तो 21 होता है, 21 21 बराबर हो गया है ना। इसी प्रकार से इसके बाद देखिए t/5 बराबर 4, यहाँ पर t का मान लिया गया है 25, ठीक है ना, t/5 बराबर 4 है ना, ये लिखा गया है, ये हमारा व्यंजक है। t बराबर लिया गया है 25 है ना, तो आप 25/5 बराबर 4, 5 से 25 कट सकता है, 5 पंजे 25, 5 बार कट रहा है, तो 5 और ये बता रहा है 4 है ना, बराबर नहीं है बिल्कुल भी, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये t के मान के लिए 25 के लिए लिखेंगे नहीं। इसके बाद देखिए ऐसे हम यहाँ पर 20 रख के देखेंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2l + 3 बराबर 7, ये हमारा है 2l + 3, ये व्यंजक है हमारे पास 2l + 3, 2l + 3 बराबर 7, l का मान रखना है 1, यानी कि आप देखिए 2l है तो 2 गुणा l, क्योंकि गुणा का चिन्ह बीच में छिपा होता है, +3 बराबर 7, और 2l का मान है आपका कितना 1, यानी 2 गुणा 1 + 3 बराबर 7, 2 गुणा 1 2 एकम 2 + 3, भाई गुणा का चिन्ह छिपा होता है, 2 गुणा 1 हो गया, 2 एकम 2 और 3 ये अलग हो गया, ठीक है ना, 3 और 2 होते हैं 5, ये तो 5 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है 7, ठीक है ना, यहाँ क्या कह रहा है 7, ठीक है, ये तो 5 ही हो रहे हैं, तो 5 और 7 तो बराबर होते नहीं भाई, क्योंकि इसके अनुसार तो 5 हो रहे हैं और यहाँ कह रहा है 7, इसका मतलब ये l बराबर 1 के लिए बिल्कुल भी सत्य नहीं है, यहाँ भी आपको नहीं लिखना होगा। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा व्यंजक है वो है 2l + 3 बराबर 7, l बराबर लिया गया है 2। देखिए इस व्यंजक को कैसे आप रफ में क्या करेंगे, देखिए आपका व्यंजक है 2l + 3 बराबर 7, ठीक है ना, l के स्थान पर लिखना है 2, यहाँ देखिए 2l का मतलब होता है 2 गुणा l, अब अगर 2l की जगह सीधे ऐसे लिख देंगे तो 22 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है छिपा हुआ, इसको पहले दिखाना है, 2 गुणा l + 3 बराबर 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा, अब l के स्थान पर कितना लिखना है 2, यानी 2 गुणा 2 + 3 बराबर 7, ध्यान रहे पहले गुणा का चिन्ह जरूर दिखाना है, तो दोनों हो जाएगा आपका 4 + 3 बराबर 7, 4 और 3 7 होते हैं, क्या होते हैं 4 और 3 7 बराबर 7 हो गया, ठीक है ना, 7 आ गया, तो दोनों बराबर आ गए, दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये हो गया आपका हाँ, ठीक है, इसको हम लिखेंगे हाँ। अच्छा अब देखिए यहाँ आपने संतुष्ट है या नहीं ये पता कर लिया कि कौन से समीकरण से कौन सा मान संतुष्ट, किस चर के किस मान से कोई समीकरण संतुष्ट हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है ना, ये आपने चेक कर लिया। अब इसी प्रकार से आपको कुछ जो है इसमें कथन दिए गए हैं उनको अपने समीकरण के रूप में बनाना है
और हल भी करना है, यानी समीकरणों को हल करना भी सीखना है आपने यहाँ पर। तो यहाँ देखिए हल करना सीखना है आपने। अच्छा, इसमें देखिए कथन है x के 3 गुने और 11 का योग 32 है। देखिए यहाँ एक चीज़ और जुड़ गई है ना, व्यंजक में केवल योग तक था, इतना योग तक है, अब इसके बाद 32 है, ठीक है ना। x का 3 गुना, इतना लीजिए, x का 3 गुना क्या होगा, 3 गुणा x, गुने से मतलब गुणा होता है, 3 गुणा x यानी 3x, ये तो हो गया 3x, और 11 का योग, 11 जोड़ दीजिए, प्लस 11 कितना है, 32 है, बराबर 32। देखिए यही के यही कथन के ऊपर ही समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। x का 3 गुना 3x, इसमें आप 3 चीज़ों में हमने बांट दिया ना इसको, एक चीज़ ये हो गई, इसमें 11 जोड़ने का एक चीज़ ये हो गया, और बराबर 32 है। देखिए x का 3 गुना यानी 3 गुणा x, गुणा का चिन्ह छिप गया, 3x, 11 का योग 3x प्लस 11, योग है 32, लेकिन योग कह रहा है वो 3x प्लस 11 है, ठीक है ना। हमारे अनुसार योग है 3x प्लस 11, लेकिन कथन कह रहा है कि 32 है, तो 3x प्लस 11 बराबर हो गया आपका 32। 3x प्लस 11 क्या हो गया, 32, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण तो हमारा बन गया, समीकरण बन गया 3x प्लस 11 बराबर 32, 3x धन 11 बराबर 32, ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है ना। अब इसको हल कैसे करेंगे, हल ऐसे करना है कि जो हमारा हल करने का मतलब है चर का मान ज्ञात करना। चर का मान, चर क्या है हमारे पास, x है, इसका हमने एक मान ज्ञात करना है कि किस मान के द्वारा ये समीकरण संतुष्ट होती है। जिस मान के द्वारा ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी वही हमारा चर का मान होगा। अब हमने संतुष्ट करके चेक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मान हमें देखना पड़ेगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, हमें हल करना है, बिल्कुल वो फिक्स मान हमें ज्ञात करना है, चर का वो मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जो चर के साथ जितने भी हैं उनको सबको हटाना। देखिए हमारे पास यहाँ 3x प्लस 11 है, चर के साथ बाएं पक्ष में है 3x प्लस 11, यहाँ पर 11 भी है इसके साथ, 3 भी है इसके साथ, इन सबको हमने हटाना है, ठीक है ना। एक नियम के अनुसार इनको हटाना है। देखिए यहाँ पर जो 11 है वो सबसे दूर है, पहले ये हटेगा, चर के साथ 3 सबसे पास में है, सबसे ज़्यादा बंधा हुआ है उससे, तो वो देर में हटेगा। लेकिन 11 जो है दूर है, अलग पद है, 11 तो पद ही अलग है ना, इस व्यंजक का पद ही अलग है 11, इसको हम पहले हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए क्योंकि यहाँ 11 जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 11 घटा देंगे। लेकिन देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी करना है दोनों पक्षों में करना है, एक पक्ष में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो जो होगा दोनों पक्षों में से होगा, तो दोनों पक्षों में से 11 घटाने पर, देखिए 11 हम इधर से घटाएंगे क्योंकि ये जुड़ रहा था इसलिए घटाएंगे, उसका उल्टा करेंगे, तो 11 यहाँ जुड़ रहा है उसका उल्टा हम करेंगे, तो यहाँ घटेगा, ठीक है ना। यहाँ 11 घटाया, दूसरे पक्ष से भी 11 घटाया, तो 11 जब घटाएंगे 11 से 11 कट जाएगा, 11 में से 11 गए 0, यहाँ बचा 3x, और यहाँ 32 में से 11 घटे, यहाँ बचा 21, हो गया ना। एक काम हमारा सफल हो गया। क्या सफल हुआ, 11 से 11 घट गया, 11 से 11 घट गया हमारा, हम यानी हमारा जो है चर से एक 11 यहाँ से हट गया, चर के साथ से एक 11 हमने हटा दिया। अब हमारे पास बच गया समीकरण, क्या बचा, 3x बराबर 21, ये हमारे पास समीकरण बच गया, 11 हट गया। अब एक समीकरण, नया समीकरण बच गया हमारे पास, 3x बराबर 21। अब हमारे पास x के साथ रह गया 3, ठीक है ना, इस 3 को भी हटाना है। अब 3 और x के बीच में एक छिपा हुआ चिन्ह होता है, हमने आपको कई बार बता दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गुणा का यहाँ पर जो है बीच में कुछ चिन्ह दिख नहीं रहा है, तो यह छिपा हुआ चिन्ह होता है गुणा का, ठीक है ना। तो 3 और x की क्या हो रही है, गुणा, तब आ रहा है 21, है ना,
यानी x का 3 गुणा करके आ रहा है 21, यानी कि 3 जो है x के साथ गुणा में है, तो हम गुणा का उल्टा होता है भाग, गुणा का उल्टा भाग। जैसे जोड़ का उल्टा घटाना होता था, हुआ था अभी हमने घटाया था, जोड़ रहा था तो घटाया था, तो गुणा का उल्टा होता है भाग, ठीक है ना। गुणा का उल्टा हम मानते हैं भाग। तो यहाँ उल्टा करना है, यहाँ गुणा है तो भाग कर देंगे हम 3 से, 3 से भाग करेंगे। भाग देने का मतलब होता है बटा, भाग देने का मतलब जैसे 3x में हम 3 का भाग देंगे, कहने का अर्थ हुआ है 3x बटा 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3x बटा 3 दोनों पक्षों में करना है, जो भी करना है दोनों पक्षों में करना है, ये आप ध्यान देंगे, जो भी करना है हमने दोनों पक्षों में करना है। दूसरे पक्ष में 21 है, पहले पक्ष में 3x, तो 3x का बटे में 3 और 21 के बटे में भी 3, 3 से 3 कटेगा एक बार, तो हमारा यहाँ बचेगा x, और 3 से 21 कटेगा, 3 से 21, हमारे पास x जो है प्योर, हमारे पास बिल्कुल प्योर हमारा x बच गया। हमारे x के साथ कुछ भी नहीं है अब, ठीक है ना, ना तो 3 था वो भी हट गया, 11 था वो भी हट गया, अब हमारे पास केवल बच गया x, और दूसरी तरफ आ गया हमारे पास इसी अनुसार आ गया 7, ठीक है ना। इसी अनुसार हल करते करते ये भी आ गया 7, और बाएं पक्ष में बच गया x, तो हमारा समीकरण हल हो गया। हमारा चर का मान आ गया 7, x का मान 7 आ गया, मतलब चर का मान 7 आ गया, हमारा समीकरण हल हो गया। इस प्रकार से एक समीकरण को हल किया जाता है। कुल मिलाकर के हमने चर का मान ज्ञात करना होता है, हल करने का मतलब चर का मान ज्ञात करना। देखिए अब यहाँ लिखा m का 1/4, अगला कथन है हमारा, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। m का 1/4, m का की जगह गुणा 1/4 मतलब 1/4, कितना है 7 से 3 अधिक, 7 से 3 अधिक होता है 10, 7 और 3 10, है ना। तो देखिए m का 1/4 क्या होता है, m गुणा 1/4, यानी m एकम m, m एकम है, m का पाड़ा पढ़ेंगे एक बार, m एकम m, m बटे 4, m 1 जा m, m बटे 4, ठीक है ना। m अपॉन 4, m बटे 4, 7 से 3 अधिक है, 7 से 3 अधिक, 7 से 3 अधिक कितना होता है, 7 और 3, 7 धन 3, यानी 7 और 3 10, यानी आपका समीकरण बनेगा m बटे 4 बराबर 10। क्या समीकरण बना, m बटा 4 बराबर 10, ठीक है ना। इससे आप दो भागों में तोड़ेंगे, m का 1/4 कितना है 7 से 3 अधिक, ठीक है ना, ये अधिक है, ये बता रहा है इसको, m का चौथाई होता है 7 से 3 अधिक, ठीक है ना। तो 7 से 3 अधिक बराबर के इधर आ गया, दाएं पक्ष में आ गया, और m का 1/4 यानी m बटा 4 बाएं पक्ष में आ गया, तो आपका समीकरण बन गया। अब इसको हल भी करना है, हल कैसे करेंगे, देखिए m बटा 4 बराबर 10 है, यानी बटे का 4 यहाँ से हटाना है। बटा का मतलब होता है भाग, बटा का मतलब क्या होता है, भाग, बटा मतलब भाग, बटा मतलब होता है भाग, और भाग का उल्टा होता है गुणा, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 4 को आप हटा पाएंगे। देखिए m बटे 4 था, गुणा कर दी 4 की, 10 था दूसरे पक्ष में, 10 में 4 की गुणा कर दी, तो 4 से 4 कट गया, हमारा बचा m, और 10 चौक 40, ठीक है ना। अब यहाँ प्योर चर बच गया हमारा m, m का मान आ गया 40, चर का मान 40 आ गया, हमारा समीकरण हल हो गया, m बराबर 40। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं, संख्या का 6 गुना, माना संख्या क्या हो गई, संख्या मान लेते, माना संख्या y है, माना संख्या क्या है, y है, ठीक है ना। y का 6 गुना, y का 6 गुना, y का 6 गुना क्या हो जाएगा भाई, y है, y का 6 गुना 6 गुना y है ना, y का 6 गुना, y का 6 गुना 6 गुना y, यानी कि 6y, हम इसको गुणा को छिपा देते हैं। उसके बाद इसमें से 6 गुणा y में से 5 घटाएं
5 घटाना है, 5 घटाना है, 5 घटाना, यानी कि 6y में से 5 घटाना है। हमारा हो जाएगा 6y ऋण 5। 5 घटाने का मतलब 6y ऋण 5। ठीक। अब इसके बाद क्या लिख रहा है, 7 प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त तो हमें 6y ऋण 5 हो रहा है, हमें ये प्राप्त थोड़ी हो रहा है। लेकिन इसने कथन के अनुसार क्या किया है, प्राप्त क्या होता है, प्राप्त होता है आपका 7। ठीक है ना, प्राप्त क्या है 7, यानी आपका समीकरण क्या बनेगा, समीकरण आपका बनेगा 6y ऋण 5 बराबर 7। ये आपका समीकरण बनेगा 6y ऋण 5 बराबर 7। ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिए समीकरण कैसे कैसे बना। 6y ऋण 5 बराबर 7, ये समीकरण बन गया आपका। अब इस समीकरण को आपने हल करना है, 6y ऋण 5 बराबर 7 को। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 6y ऋण 5 बराबर 7। इसको आपने क्या करना है, हल करना है। अब देखिए 6y ऋण 5 है, y चर है, y हमारा चर है। तो यहाँ पर जो इसके साथ जितने भी हमारे पास हैं, यहाँ पर संख्याएं हैं, जो भी y के साथ है वो सब हमने हटाना है। कैसे हटाएंगे, जैसे 5 है, पहले 5 दूर है, ये अलग ही पद है, आपको पता ही है, अलग पद हो गया। ठीक है ना, तो 5 को हटाएंगे। 5 कैसे हटाएंगे भाई, तो दोनों पक्षों में, क्योंकि यहाँ 5 घट रहा है, घटाने का उल्टा होता है घटाना, घटाने का उल्टा होता है जोड़। ठीक है ना, तो हमने करना क्या है, दोनों पक्षों में जो भी करना है दोनों पक्षों में करना है, ये ध्यान रहे। में 5 जोड़ने पर, 5 क्या करना है, 5 जोड़ने पर, तो 6y ऋण 5 है, इधर 7 है, तो इधर भी 5 जोड़ दिया और इधर भी 5 जोड़ दिया। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, प्लस का है माइनस का है, घटेगा वहाँ पर, है ना, वो तो माइनस का था तो वो तो घटना ही है, जुड़ा थोड़ी है, वो घटेगा। अब यहाँ बचेगा 6y, 7 और 5 हो रहे हैं 12, तो 6y बराबर 12। ठीक है ना, अब हमारा क्या आ गया व्यंजक, सॉरी हमारा जो समीकरण आ गया 6y, इतने आप समझ रहे हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, 6y बराबर 12। हमारे पास क्या आ गया, 6y बराबर 12। ठीक है, 6y बराबर 12। अब इस 6 को भी हमने यहाँ से हटाना है। अब देखिए 6y का मतलब होता है 6 गुणा y, क्योंकि गुणा का चिन्ह इसमें बीच में छिपा हुआ है। ठीक है, गुणा का चिन्ह बीच में क्या है, छिपा हुआ है। अब इस 6 को हम कैसे हटाएंगे, गुणा का उल्टा क्या होता है, गुणा का उल्टा होता है भाग। ठीक है ना, हम यहाँ भाग करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 6y, भाग मतलब बटे होता है, बटे में 6 करेंगे, 12 बटा 6 करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा केवल y, और यहाँ 6 से 12 कटेगा 2 बार, 6 दूना 12, तो y का मान जो आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा। तो आपका समीकरण हल हो गया, चर का मान आ गया 2। हल करने का मतलब चर का मान ज्ञात करना होता है। इसे देखिए, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 1/3 संख्या मान लिया जाए, माना संख्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, भाई कुछ भी मान सकते हैं। संख्या का 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा, r का 1/3। r का 1/3 क्या होता है भाई, r का 1/3 होता है r गुणा 1/3, और r बन जा r, r एकम r, r/3, और इसमें जोड़ना है 5 जोड़ना है, 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा भाई, 5 जोड़ने पर तो r/3 धन 5। क्या प्राप्त होता है, प्राप्त हो रहा है 8,
8। आपका समीकरण बन जाएगा r/3 + 5 बराबर 8। r/3 + 5 बराबर 8। ये बन गया आपका समीकरण। अब आप इस समीकरण को हल करेंगे। r/3 + 5 बराबर 8। समीकरण क्या बना था? r/3 + 5 बराबर 8। इसको हल कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में। अब 5 यहाँ पर, इसको 5 हटाना है हमने पहले। दोनों पक्षों में से 5 घटाएं, क्योंकि यहाँ जुड़ रहा है तो घटाएंगे, है ना। दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, ऐसे लिखेंगे। दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर ये हो जाएगा r/3 धन 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 5 घटाएंगे, यहाँ भी 5 घटाएंगे, है ना। यहाँ 5 से 5 घट जाएगा, r/3 बचेगा, और बराबर 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा। तो 5 घटाने पर एक नया समीकरण आपको प्राप्त हो गया, r/3 बराबर 3। क्या समीकरण प्राप्त हुआ? r/3 बराबर 3। अब 3 को भी घटाना है, 3 बटा में है। बटा का मतलब होता है भाग, बटा यानी भाग, और भाग का उल्टा होता है गुणा। भाग का उल्टा होता है गुणा। जहाँ भाग होता है गुणा करना होता है, ठीक है ना। r/3 बराबर 3 था। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से कितने से गुणा? बटे में 3 है, 3 का भाग है तो 3 ही से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में भाई जो करना है दोनों पक्षों में करना है। दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो r/3 और बराबर 3 है। यहाँ 3 का गुणा होगा, यहाँ भी 3 का गुणा होगा, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो r एकम r, और यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा r बराबर 9। ये हल हो गया। इसी प्रकार आपकी मूल्यांकन प्रश्नावली है। इसमें देखिए, इसमें लिखा है, इसमें भी आपका समीकरण दिया है, सीधे समीकरण, इसमें कथन नहीं है, आपको समीकरण बनाना नहीं है, समीकरण हल करना है केवल। समीकरण है हमारा 10p बराबर 100, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 10p, अब p और 10 के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो छिपा हुआ गुणा होता है, आपको पता ही है। तो 10p बराबर 100 है, तो गुणा का उल्टा होता है भाग। आपको भाग करना होगा। दोनों पक्षों में 10 का भाग किया। यहाँ पर 10p बटा, भाग का मतलब बटे होता है, 10p के बटे भी 10 और 100 के बटे भी 10, ठीक है ना। 10 से 10 कट गया, बचा p, और 10 से 100 कटेगा 10 बार, तो जगह p बराबर 10। ये आपका हल हो गया। इसी प्रकार 10p + 10 बराबर, ठीक है, 100 है। तो यहाँ दोनों पक्षों में क्या करेंगे? पहले इस 10 को हटाएंगे जो कि दूर है, दूसरे पद में है, ठीक है ना। तो हम यहाँ 10 जोड़ रहा है तो दोनों पक्षों से 10 घटाएंगे। दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर क्या हो जाएगा? 10p + 10 है। दूसरे पक्ष में देखिए 100 है, यहाँ भी 10 घटाया, यहाँ भी 10 घटाया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 10p। 100 में से 10 घटाया 90 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 10p का मतलब होता है 10 गुणा p, है ना। तो हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में ये हमारे पास समीकरण हो गया 10p बराबर 90। दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर, 10 से भाग जब करेंगे तो 10p बटा 10 हो जाएगा, और बराबर 90 बटा 10 हो जाएगा। 10 से 10 कटेगा, p आ जाएगा, 10 से 90 कटेगा 9 बार, p बराबर आ जाएगा आपका 9। p बराबर क्या आ जाएगा? 9, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए
इसके बाद देखिए p बटा 4 बराबर 5 है। बटा 4, बटा का मतलब होता है भाग, बटा का मतलब भाग, और भाग का उल्टा होता है गुणा। जहाँ भाग होता है वहाँ हमें गुणा करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए p बटा 4 है, यहाँ भाग है 4 का, यानी कि 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, ठीक है ना। अब देखिए p बटा 4 है बराबर 5, यहाँ गुणा 4 कर दीजिए, यहाँ भी गुणा 4 कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल, बचा हमारा p और 5 चौक 20, p बराबर आ गया 20। यही आपका समीकरण हल हो गया। 5x + 7 बराबर 22 है। इसको भी आप हल करेंगे कैसे, इसके लिए हम आपको आपके पास छोड़ देते हैं। ऐसा समीकरण हमने अभी किया है। 7 पहले घटाना पड़ेगा दोनों पक्षों से, फिर जो समीकरण आएगा 5 गुणा x बराबर कुछ आएगा, तो फिर गुणा का उल्टा भाग यानी 5 का भाग देना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो आप इसको हल कीजिए। इसके बाद देखिए अब एक यहाँ पर आ गया 9 धन 2y बटे 5 बराबर 21, यहाँ पर ये लिखा है। अब यहाँ देखिए 9 जुड़ रहा है 2y + 5 के साथ, 9 तो जुड़ रहा है, और 9 क्या है यहाँ पर दूर है, पहले 9 का पक्षांतर होगा, 9 को पहले हटाया जाएगा, यानी 9y दोनों पक्षों में से 9 घटाने पर, क्योंकि 9 वहाँ जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है, घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 2y बटे 5 बराबर 21 है, ठीक है ना। लिखते हैं 9 + 2y, घटाने पर आप लिखेंगे दोनों पक्षों में से 9 घटाने पर, यह जगह हमने कम छोड़ी थी इसलिए हमने दोबारा किया। 9 घटेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2y बटा 5 बराबर 21 में से 9 घटाया, ये हमारा बच गया आपका 21 में से 9 घटाया बचा 12 बचा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बटे के 5 को हटाएंगे यहाँ से, भाग वाले 5 को। 2y बटा 5 हमारा समीकरण आया, 2y बटा 5 बराबर 12, ठीक है ना। अब ये बटे का 5 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में, क्योंकि बटा है 5 भाग है, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 5 से गुणा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2y बटा 5 है, गुणा 5 कर देंगे, 12 भी गुणा 5 हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा एक बार, हमारे पास बचेगा 2y बराबर 12 पंजे 60, 2y बराबर 60। अभी हमारा समीकरण हल नहीं हो पाया, अभी भी हमारे पास 2y है बराबर 60, हमें चाहिए 2 बराबर y बराबर, अभी भी 2 है इसके साथ, 2 भी अभी हटाना है, तो 2 गुणा में है, देखिए यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ होता है, तो हम क्या करेंगे, गुणा का उल्टा भाग, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग। अब भाग करेंगे तो क्या होगा, 2y बटा 2 हो जाएगा, 60 बटा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा y, और 2 से 60 कटेगा, 2 का भाग देंगे 60 में, या 60 का आधा कर दीजिए, 60 का आधा होता है 30, ठीक है, ठीक। तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 30। ये आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है, इस प्रकार से आपने इसको करना है। तो ठीक है, ओके एंड थैंक यू।